नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 37वां क्लास है। तो आप लोग से जो है एक अनुरोध है कि आप लोग जो है जिन भाई बहन को अगर फॉर्म भरते टाइम गलती हुआ था तो एडिट का जो डेट है 18 फरवरी तक है। तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे तो वो फिर से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अगर सर्वर फिर डाउन चलने लगेगा तो फिर एडिट आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरी बार एडिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक महीना पूरी दिए गए हैं, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक महीना जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोग जो ध्यान रखते हुए इस बात को पहले फॉर्म को अच्छे तरीके से उसको एडिट वगैरह कर लीजिए। उसके बाद जो है पढ़ाई पे ध्यान देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का रहा है पहला कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होती है? क्या अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनिया क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट? किसमें जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होती है इन चार में से? तो यूरिया में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है जी? तो ये 46% होता है। कितना होता है? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जो सबसे ज्यादा इन चार में से सबसे ज्यादा है, ठीक है। यूरिया की बात कर ले तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो कार्बामाइड है। हम कई बार इन बात को बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो देखते टाइम अगर जो है आंसर आता है तो आप लोग जो है कमेंट में क्यों नहीं लिखते हैं? लिखने से याद होता है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? क्या लवणीय या फिर जल जमाव वाले में, या मृतिका में, या फिर क्षारीय में? तो ये मिट्टी जब क्षारीय हो जाती है, मिट्टी जब क्षारीय हो जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? तो जिप्सम का। जिप्सम की हम सूत्र की बात कर लें तो क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है, इंटू 2H2O होता है। और बात रह गई कि अगर मृदा अम्लीय हो जाती है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? तो मृदा जब अम्लीय हो जाती है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग जो है वो बिना बुझा हुआ चूना या फिर चूना भी कह सकते हैं। तो अम्लीय मृदा को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्योंकि जब ज्यादा मिट्टी में अगर अम्ल भी ज्यादा रहेगा, क्षार ज्यादा रहेगा, तो हमारी उपज जो है वो नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, है ना। तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, CaO, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें ऑप्शन ढक गया, चलिए नीचे वाला इसे भी इनमें से कोई नहीं है। फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज से क्यों ढकते हैं? फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्या पहला कारण है कि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक सकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेट का सेल्यूलोज एसीटेट इससे नवीन बना रहता है। और तीसरा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश काले कागज द्वारा सुगमता पूर्वक जो है वो अधिशोषित हो जाता है और फिल्म को तैयार करने में सहयोगी होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज से क्यों ढका जाता है? तो क्यों ढका जाता है? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को क्या करता है? रोक देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के 3, ठीक है 4, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है? क्या समान तत्व, संक्रमण, क्षारीय या फिर लैंथेनाइड्स?
तो आवर्त सारणी में वर्तमान में जो है वो आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है। वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो वही पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो वर्ग 1 कहिए। वर्ग 1 और 2 के तत्वों को क्षारीय धातु या फिर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। हम बात कर ले संक्रमण तत्व। इन 18 वर्गों को जो है वो कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो 18 वर्गों को जो है वो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। तो कौन कौन है, तो SPDF। एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व, कौन से वर्ग के तत्व आते हैं, तो ये एस ब्लॉक में जो आते हैं वो 1 वर्ग और 2 वर्ग के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक की बात कर ले तो पी ब्लॉक की बात 12, 13, 14 और 15, इतना जो है 12 से लेकर 15 तक जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं। और एस ब्लॉक की बात कर ले SPDF। डी ब्लॉक की बात कर ले तो डी में क्या होता है, तो डी में जो होता है वो 3 से लेकर के कितना, तो 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 तक के वर्ग को जो है हम क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, सॉरी संक्रमण तत्व यहाँ लिखा हुआ है। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। और एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को जो है अति संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को अति संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, तो एफ ब्लॉक में 30 तत्व आते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक को 2 भाग में बांटा गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य संरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, खाद को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक एसिड। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, क्या आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। तो सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील हाइड्रोजन कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 17 का तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन के नाम से। हाइड्रोजन में कितने तत्व आते हैं, तो हाइड्रोजन समूह में कितने तत्व आते हैं, तो 5 तत्व आते हैं। कौन कौन, तो ये फ्लोरीन, दूसरा बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक होता है 5 नंबर एस्टाइटिन। ये जो होता है हाइड्रोजन समूह यानी हाइड्रोजन तत्व जो होते हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, इस सब 5 जो होता है अलग अलग अवस्था में होता है। ये फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर ले तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ये गैसीय अवस्था में होता है। कैसा होता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ये दोनों जो होता है वो कैसा होता है, तो गैसीय अवस्था में होता है। ब्रोमीन की बात कर ले तो ये कैसा अवस्था में होता है, तो ये द्रव के रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। और ये दोनों का बात कर ले तो ये दोनों जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। कैसा, ठोस अवस्था में होता है। ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन समूह का सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ना, ये धातु से जल्दी क्रिया कर लेता है। ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, तो ये क्रियाशील होता है। फ्लोरीन ज्यादा अधिकता हो जाती है जिससे क्या हो जाती है, तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगर फ्लोरीन की ज्यादा मात्रा हो गई बॉडी में तो ये क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना, जितना मेहनत हम करते हैं उतना मेहनत आप भी कीजिए, है ना। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप कर ही नहीं रहे तो फिर वैसा कोई फायदा नहीं है। हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम आप सबके लिए ना कर रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में क्या तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, शीशा यानी कि लेड का। स्टोरेज बैटरी में शीशा यानी लेड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये जो होता है वो मतलब ये कम महंगा महंगा उतना नहीं रहता है, ये सस्ता भी होता है और ये जो होता है वो यूजफुल ज़्यादा देर तक जो है वो टिकता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि टाइफाइड के संक्रमण से बचने का सबसे अधिक सुगम उपाय कौन सा है। टाइफाइड के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। पीने के पानी को उबाल कर पीना, या फिर पर्याप्त मात्रा में ताजे फल व सब्जियां को खाना, या फिर टीकाकृत होना, या गर्म भोजन खाना। तो बताना है इसमें कि टाइफाइड के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। तो इसको जो है वो टीकाकृत होना, मतलब कि टीका दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है टीका जो है, इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में अगर वैसा बीमारी उसको हो जाए तो उस बीमारी से लड़ने के लिए व्यक्ति जो है वो सक्षम रहे, है ना। तो टाइफाइड के संक्रमण से बचने के लिए सबसे अधिक सुगम उपाय क्या है, तो टीकाकृत होना। टाइफाइड की बात कर ले तो इसको मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। क्या, तो मियादी बुखार। मियादी बुखार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मियादी बुखार के नाम से किसको जाना जाता है। तो मियादी बुखार के नाम से टाइफाइड को जाना जाता है ना। मियादी बुखार के नाम से टाइफाइड को जाना जाता है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी के कारण, सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण जो होता है ये होता है। और ये जो होता है वो कैसे होता है, तो गंदा अगर पानी वगैरह खाना वाना गंदा संदा खा लीजिएगा तो ये टाइफाइड हो जाता है। अगर टाइफाइड हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, तो बॉडी वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं और फीवर तो रहता ही है, और प्लस में ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं ना, एकदम शरीर भारी भारी सा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे में सामान्यतः कितने दांत होते हैं। 5 वर्ष के बच्चा में कितना दांत होता है, क्या 16, 20, 24 या फिर 28। तो 5 वर्ष के बच्चा में कितना दांत होगा, तो 28। दांत की हम बात कर लें तो दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चबर्नक और अग्रचबर्नक। कृंतक दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, कृंतक, दूसरा कौन होता है, तो रदनक, और तीसरा कौन होता है, तो चबर्नक, चबर्नक, और चौथा होता है अग्र चबर्नक, अग्र चबर्नक। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि बच्चा में इन चारों में से कौन सा दांत का अभाव होता है। बच्चे में जो है इन चारों में से किस दांत का अभाव होता है, तो ये अगर अग्रचबर्नक जो होता है ये बच्चों में इसका अभाव देखा, मतलब बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। कृंतक की बात करें तो ये क्या करता है, कृंतक जो है कुतरने की काम करता है, और रदनक जो होता है वो क्या करता है, तो चीर फाड़ करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते। बताना है कि इन 4 में से किसमें फूल नहीं होता है। क्या कटहल, गुल्लर, आर्किड या फिर फर्न, किसमें फूल नहीं होते हैं, तो किसमें नहीं होते हैं, फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें फूले नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि बीसीजी का टीका को नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर भीतर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है आप लोग सुने होंगे कि बीसीजी का छोटा बच्चा को जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कितना दिन के अंदर लगाया जाता है, क्या 6 महीना या जन्म के तुरंत बाद, या फिर 48 दिन या फिर 7 दिन, कितना दिन के भीतर जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये जो है वो 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। कितना दिन के, 7 दिन के। बीसीजी की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैसिलस कैम्यूटोग्यूरिन, वैसिलस कैम्यूटोग्यूरिन, कैम्यूटोग्यूरिन होता है।
अब टीका क्यों लगाया जाता है ये तो हम अभी बताए हैं आपको कि इसको जो है रोग से लड़ने के लिए इसको पहले ही टीका लगा दिया जाता है कि ऐसा इस टाइप का अगर रोग कोई आएगा तो इसको जो है फोटोकॉपी नहीं करना है, ठीक है। न्यूक्लियस को ये आदेश भेज दिया जाता है पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, पूरे बॉडी में मतलब ऑक्सीजन किसके माध्यम से पहुंचती है, क्या लाल रक्त कोशिका, सफेद, या फिर प्लाज्मा, या फिर प्लेटलेट्स। तो किसके माध्यम से, तो ये लाल रक्त कोशिका आरबीसी के माध्यम से जो होता है पूरे बॉडी में क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है और CO2 को वापस लाने का कार्य करती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। ग्रीन हाउस जो है वो किस पदार्थ का बना होता है, क्या लकड़ी, ईंट व सीमेंट, या कांच, या फिर लोहा। तो ग्रीन हाउस कहिए या फिर ग्रीन ग्लास कहिए। ग्रीन हाउस क्या, तो जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है उस पे जो है परीक्षण किया जाता है। आप लोग जो है देखे होंगे जहाँ सरकार के द्वारा जो है उसको परीक्षित किया जाता है कि क्या इसमें जो है अभी तो मॉडिफाइंग जो आ रहे हैं सारे पौधे, ये बीज वगैरह, तो ये कैसे होते हैं, वहाँ पहले परीक्षण करके उसका देख लिया जाता है कि भाई इसका कितना दिन उगने में लगेगा, इसका क्या आकार रहने वाला, तो उसको पहले वहाँ जो है वो उस पौधे को उगाया जाता है, उसके बाद जो है वो किसान तक पहुंचाया जाता है उस बीज को, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो किसका बना होता है, कांच का बना होता है। किसका, कांच का। ग्रीन हाउस को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ग्लास, ग्रीन ग्लास के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या होता है, तो कांच एक पारदर्शी है, पारदर्शी पदार्थ है। इसमें क्या होता है, किसी का छत और दीवार बना दिया जाता है ताकि जो है ये सूर्य की प्रकाश आए। और क्या सूर्य की प्रकाश क्यों आना, क्योंकि जो है पेड़ पौधे बिना सूर्य की प्रकाश से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो होता है वो कांच का ही दीवार बनाया जाता है और छत भी उसका लगभग कांच का ही बनाया जाता है, ठीक है। कांच या फिर प्लास्टिक, कांच या प्लास्टिक। अगला है कि मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मियादी बुखार, टाइफाइड नहीं दे करके मियादी बुखार बोल दिया है। तो मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या फेफड़ा, तिल्ली, लीवर, या फिर आंत। तो मियादी बुखार से क्या प्रभावित होता है, तो ये आंत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। टाइफाइड होगा तो आंत जो है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। अगला है कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग का टीका सबसे पहले बनाया था। एडवर्ड जेनर ने इन चार में से किसका टीका सबसे पहले बनाया था, चेचक, कॉलरा, तपेदिक, या फिर पोलियो, किसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किए थे। किसका, चेचक की खोज किए थे। कॉलरा को हम क्या कहते हैं, तो कॉलरा को हैजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो हैजा के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कॉलरा दे दिया जाएगा तो कहीं हैजा भी दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तपेदिक की बात कर ले तो इसी को क्या कहा जाता है, तपेदिक को यक्ष्मा कहिए या फिर टीबी कहिए, या टीबी कहिए। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी यानी यक्ष्मा या फिर तपेदिक, तीनों जो है एक ही का नाम है। टीबी कहिए, तपेदिक कहिए, या फिर यक्ष्मा कहिए। पोलियो की बात कर लेते हैं तो पोलियो को जो है, पोलियो की खोज किसने किया था, तो पोलियो की खोज जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रस में मतलब एंजाइम के द्वारा बहुत सारे रस को स्रावित किया जाता है।
हमारे भोजन को पचाने के लिए। तो ही पूछ रहा है कि पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें कौन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, अस्त जब होता है सूर्य जब डूबने लगता है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन, विवर्तन या फिर अपवर्तन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल प्रकाश को जाते वहां पर किरणित यानी कि बिखराव होता है, इसलिए क्या होता है, तो लाल प्रकाश के कारण जो होता है, लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, और विवर्तन अपवर्तन ये सब तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है किस पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, प्रक्षेपण की दिशा पे, प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पे या फिर सभी पे। तो यही पूछ रहा है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग, पलायन वेग मतलब क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को उधर ये क्षैतिज रूप से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, तो ये ऊपरे रह जाएगा, मतलब कि वापस जो है वो हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगा, यानी कि पृथ्वी की वायुमंडल को पार कर चुका होगा, है ना। तो ये पृथ्वी तल से किसी वस्तु को पलायन वेग निर्भर करता है किस पे, तो प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान पर, क्योंकि जो है वो हर जगह का जो है पलायन वेग, हर जो है ग्रह का पलायन वेग अपना अपना होता है। जैसे पृथ्वी का कितना होता है, तो पृथ्वी का होता है 11.2, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पलायन वेग 11.2 होता है, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वही चंद्रमा की हम बात कर लें, चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा का कितना होता है, तो 2.3 होता है, 2.3 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि चंद्रमा पर अगर कोई, चंद्रमा पर से हम किसी वस्तु को अगर फेंकेंगे ऊपर की ओर तो क्या होगा, वो अगर इतना वेग से हम फेंकते हैं तो वापस कभी चंद्रमा पर लौट के नहीं आएगा। अब पृथ्वी की बात कर लें तो इतना 11.2 वेग से फेंकेंगे ऊपर तो ये क्या होगा, वापस वो वस्तु पृथ्वी पर नहीं लौट के आएगा। ठीक है, अगला है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक या फिर जैविक। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगला है कि डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो का क्या कार्य है, मतलब ऊर्जा का कन्वर्जन किसमें होता है, डायनेमो ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदलती है, तो क्या यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। तो ये जो होता है वो डायनेमो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है कि ऊष्मा का स्थानांतरण का क्या कारण होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण होता है। ऊष्मा जो होता है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो वही पूछ रहा है कि जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है तो वो क्या कारण है, किसके कारण होता है, क्या निक्षेपण, विस्थापन, तापांतर या फिर विघटन। तो किसके कारण होता है, तापांतर के कारण, तापांतर के कारण जो होता है ऊष्मा एक स्थान से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है। इंद्रधनुष के किनारे का रंग होता है, बताइए इंद्रधनुष के किनारों का रंग कैसा होता है, क्या बैगनी और लाल, मतलब दोनों किनारों पर पूछ रहा है कि इंद्रधनुष के दोनों किनारों पर उसका रंग बताइए कि कैसा होगा। तो बैगनी और हरा, लाल और हरा, या लाल और नीला। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये हो जाएगा बैगनी और लाल। इंद्रधनुष का एक याद करने का वीप ग्योर होता है ना, विबग्योर होता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वायलेट जो होता है विबग्योर में क्या हो गया, तो वायलेट जो हो गया वो हो गया बैगनी कलर जो है वो किनारे पर, और आर सबसे लास्ट में आता है जो क्या हो गया, वो रेड कलर। तो ये बैगनी और लाल जो होता है वो क्या हो जाएगा, किनारों पर। अगर बीच वाला भी पूछता है कभी कभी जो है पूछेगा कि बताइए कि इंद्रधनुष के बीच में जो कलर होता है वो कौन सा होता है, तो वो ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगला है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है,
ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है क्या, कार्य का, शक्ति का, बल का या त्वरण का। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य का। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक भी होता है। अगला कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, क्या है, क्या हाइड्रोजन नाभिक है, या ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, या फिर हीलियम नाभिक होते हैं, या फिर ड्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये हीलियम नाभिक होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो बेसिक से क्लास करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में बताने लायक क्वेश्चन, इसको डिटेल से बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज यहीं तक, जय हिंद।